हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज योर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडिवर्सिटी। अगर आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसके सिलेबस में ये जो आपका टॉपिक है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडिवर्सिटी जरूर मिलेगा। ये टॉपिक अपने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसने पा ली है। आने 3-4 सालों में आपको हर एक एग्जाम जो थोड़े से बच चुके हैं उनमें भी ये टॉपिक मिलेगा। अगर आप अपने यूपीएससी के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। और ये आने, मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले सालों में इस टॉपिक से आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। देखो, आप सभी को पता है हम सब तरक्की की ओर जा रहे थे, हम सब डेवलपमेंट की ओर देख रहे थे। मनुष्य पहले सिर्फ और सिर्फ पैसा ही देखता था, अभी भी पैसा ही देखता, नो डाउट। लेकिन इस टाइम पे कुछ लॉज ऐसे बना दिए गए हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला दी गई है। भाई आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन साथ में इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचो, अपनी धरती के बारे में भी सोचो, प्रकृति के बारे में भी सोचो। पहले ये जो चीज थी, पहले इस चीज को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन आज का जो मनुष्य है उसे जागरूक कर दिया गया है, उसे बता दिया गया है कि अगर तुम इन्वायरमेंट को हार्म करोगे देन यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। अगर तुम अपनी धरती को नुकसान पहुंचाओगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसी कारण आप सभी को मैंने अकाउंटेंसी में भी पढ़ाया है, आपको पता होगा सोशल अकाउंटिंग। इसी कारण सोशल अकाउंटिंग का भी उत्पन्न हुआ। बिजनेसमैन वालों को बताया गया, जनाब आप अकाउंटिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों की, लेकिन साथ में अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी लगाओ, कुछ अच्छे कर्म भी कर लो। ठीक है, इन्हीं कारण, क्योंकि हम विनाश की ओर जा रहे थे। अब हमारे, अगर आप सस्टेनेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस चाहते हो, तो मेन हमारा मोटो रहता है कि हम इन्वायरमेंट को भी सेव करें। ठीक है, तो उस कारण ये जो आपका टॉपिक है दैट इज योर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी अपने में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बात पे भी आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है अगर आपको एग्जाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले। ठीक है, आपको हो सकता है कि इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन मिले, क्योंकि आज हर एक डिपार्टमेंट चाहता है कि हमें ऐसा इंप्लॉय तो मिले, ऐसा इंसान तो मिले जो हमें डेवलपमेंट करे, अपना काम बड़े दिल लगाकर करे, लेकिन साथ में उसके पास इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, इकोसिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए यह टॉपिक आपके एग्जाम में डाला जाता है। होप सो आपको अब इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल गया होगा, क्यों हमने ये टॉपिक पढ़ना है, क्यों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, दिल लगाकर पढ़ना है। अगर अभी दिल नहीं लगाया, अभी आपने नौकरी नहीं पाई, तो सोच लो आगे आपको टोकरी पकड़नी पड़ेगी। टोकरी इन द सेंस, देखो मैं तो कड़वी बातें कभी कभार निकल जाती मुंह से आपको, लेकिन ये चीज याद रखनी है, आने वाले टाइम में जॉब्स कम है, इसलिए अभी आप अपनी जी जान लगा दो, ये टॉपिक पकड़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो। आपको इस एग्जाम में नहीं, क्या पता आने वाले एग्जाम में भी मदद कर जाए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको पता चल गया होगा। तो बात करते हैं फर्स्ट, व्हाट इज इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट तो आपने ऐसे भी ईवीएस पढ़ा होगा, 6-7 स्टैंडर्ड में, 4-5 में स्टार्ट होता है। तो ईवीएस, इन्वायरमेंट क्या रिलेटेड है, ऑल दोज लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, अगर आप अभी सामने बैठे हो, आपके हाथ में फोन या लैपटॉप जो भी है, ये वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। आपके सामने टीवी लगा है, वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। आप बेड पे बैठे हो, वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। आपके सामने आपका कोई घर का मेंबर खड़ा है, तो वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। इन्वायरमेंट कहता है हर एक वो चीज, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, सराउंड यू। बस इन्वायरमेंट आपने याद रखना है, सराउंडिंग यू। बस इन्वायरमेंट का मतलब है सराउंड। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इन्वायरमेंट के बारे में इतना ही कुछ था, आपने बस इसमें याद रखना है। इन्वायरमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकते हैं, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, तो आपने बताना है इन्वायरमेंट में लिविंग भी आते हैं, नॉन लिविंग भी आते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है इकोलॉजी। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा बायोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, सिस्मोलॉजी, जितने भी सभी के साथ लॉजी लगा लो तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो वैसा ही ये एक इकोलॉजी है।
इकोलॉजी क्या है? ये ऐसी टर्म है जो दो वर्ड से बनी है, इको, ठीक है, प्लस लॉजी। ये इधर से ही पहला एमसीक्यू। इकोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है कौन से दो वर्ड से बना है? आपने बताना इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। इको मतलब इधर ओ आई को एस, ठीक है, इकोस, जिसका मीनिंग होता है हाउस या ड्वेलिंग प्लेस, एंड लॉगस का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, स्टडी ऑफ। तो इधर से इसका मीनिंग क्या बन जाता है? स्टडी ऑफ योर हाउस। क्या इसका मीनिंग बन जाता है? स्टडी ऑफ योर हाउस, ठीक है। तो देख रहे हो आप, इधर से आपका मेन पॉइंट क्या बनता है? इकोलॉजी दो वर्ड का बना है, इकोस। इकोस का मतलब है हाउस एंड ड्वेलिंग प्लेस, एंड द लॉगस का मतलब है स्टडी ऑफ। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम। तो पढ़ते हैं इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो क्या करता है? इकोलॉजी क्या करता है? एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है, इन्वायरमेंट एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब देखो, आपके सामने कोई भी बैठा, आपके घर का मेंबर बैठा है, आपके कोई भी भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, कोई भी बैठा है, आपका उनके साथ क्या इंटरेक्शन हो रही है, और साथ में जो हमने इन्वायरमेंट पढ़ा उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, वो हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। मतलब इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे इंसान का इंसान के साथ इंटरेक्शन, इंसान का जो बाहरी दुनिया है, आप कह सकते हो आपका जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। इट इज स्टडीड एट वेरियस लेवल। इसे हम वेरियस लेवल्स में पढ़ेंगे, तो उसके वेरियस लेवल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट आपका आता है इंडिविजुअल लेवल, या आप ऑर्गेनिज्म लेवल बोलो। फिर जब ये ऑर्गेनिजम्स, जब आपके समझ लो आपकी जब सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम मान सकते हैं कि कैट्स की जब आपकी इकट्ठी बोली जाती है कि अगर 10-15 कैट्स हैं, हम उनसे बोलेंगे पॉपुलेशन। फिर जब कुछ कैट्स हैं, कुछ डॉग्स हैं, कुछ रैट्स हैं, उन सभी की पॉपुलेशन मिला के हमारी बनाते हैं कम्युनिटी, देन बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। आपने याद रखना है ये इकोलॉजी हम कितने लेवल्स में पढ़ते हैं। एक तो हमारा आगे ऑर्गेनिज्म लेवल, मतलब सिंगल लेवल, एक अकेला इंसान, फिर साथ में पॉपुलेशन लेवल, देन कम्युनिटी लेवल, देन बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। होप सो अभी तक कितना क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इकोलॉजी, कुछ फैक्चुअल आपका इधर आ जाता है, इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इकोलॉजी टर्म जो है किसने कॉइन की थी, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने बताना है द इकोलॉजी टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय द अर्नेस्ट हैकेल। किसने कॉइन की? अर्नेस्ट हैकेल। कौन से साल में हमें इकोलॉजी वर्ड पता चला? और इकोलॉजी भी कुछ है, दैट इज ईयर इन 1866। इधर से ही आपका एमसीक्यू बन जाता है, दैट टर्म इकोलॉजी इज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। बाद में बात होती है फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के फादर कौन है? अगर सिंपल बोला होगा फादर ऑफ इकोलॉजी, तो आपने याद रखना है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट, ठीक है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू टेक द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट। अगर फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी बात की जाए, ठीक है, मॉडर्न टाइम की, ये तो पहला जो इंसान था जिसने इकोलॉजी पढ़ी, वो तो आपका आ गया अलेक्जेंडर। लेकिन इस टाइम के, इस युग के, मॉडर्न टाइम की अगर बात करें, तो दैट इज योर इग्नन एडम। अब बात आती है इंडिया का फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। देखो इंडिया का नाम मिलता जुलता है इंडिया से ही थोड़ा, राम दियाओ मिश्रा, सॉरी, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए टर्म इकोलॉजी किसने पहली बार कॉइन अप की, आपका आंसर है सर ने बताया था अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगली बार आपका क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो आपने बताना है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट, अगर ये ऑप्शन होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो आपने कौन सा दूसरा ऑप्शन ढूंढना है, एडवर्ड एडम, क्योंकि ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आता है, अगर इंडिया के फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें, तो रामदेव मिश्रा। तो ये आपने मेन जो आपके फैक्चुअल कुछ थे पॉइंट्स, वो आपने याद रखने हैं। होप सो आपको अभी तक इकोलॉजी के बारे में जितना भी बताया वो क्लियर है। देखो वीडियो सेक्शन का यही है कि आप रिवाइंड कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि हाँ कुछ में से छूट गया है, कुछ मैंने गलती से मैंने स्पीड अप में कुछ एक्स्ट्रा बोल दिए, तो आप थोड़ा सा पीछे करके ध्यान से, ध्यान पूर्वक कान लगाकर सुन सकते। वीडियो लेक्चर्स का यही होता है, ये बेनिफिट है, ठीक है। अब बात आती है, देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में डिफरेंस। देखो आपका कोई पेपर ऐसा तो नहीं है कि लिखने वाला पेपर है कि आपने लिखना है, आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, तो मैं ये आपको डिफरेंस क्यों करा रहा हूं। देखो आपको पता होगा मैंने अकाउंटेंसी में भी आपको डिफरेंस कराया, और वो आपको मदद भी कितना कर रहा होगा। डिफरेंस में क्यों कराता हूं, क्या होता है कभी कभार इधर से एक पॉइंट में ही आपसे पूछा जाएगा कि ये इकोलॉजी की इन्वायरमेंट है, तो उसके कारण ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो क्या बोलता है, इन्वायरमेंट रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट। लेकिन अगर इकोलॉजी में बात करें तो उसमें ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट ही इन्वॉल्व होता है। आपसे पूछा जा सकता है इन्वायरमेंट में फिजिकल भी आ जाएंगे, केमिकल भी आ जाएंगे, बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी आ जाएंगे। मतलब आपका इसमें फिजिकल आपकी होगी, समझ लो आप मान सकते हो कि आपका खाना टाइप हो गया, ठीक है। केमिकली आपका हो गया, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, अंदर जाके आपके केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसको आप ले सकते हो। एंड द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट में एक तरह से आप मान सकते हो कि इन्वायरमेंट पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा संसार इन्वायरमेंट। इकोलॉजी उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हमने स्टडी करनी है, वो इकोलॉजी है। इधर से ये छोटा हिस्सा पकड़ा, इसकी मैं स्टडी करूंगा, इसको मैं बोलूंगा इकोलॉजी। द इन्वायरमेंट इश्यूज इंक्लूड आप देख सकते हो पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन इकोलॉजिकल की बात करें तो पहली बात आती है पॉपुलेशन साइज। हाँ जी जनाब, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। फिर आती है डाइवर्सिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, इकोलॉजी की। डाइवर्सिटी मतलब कोई इंसान अलग है, कुछ इंसान की अलग सोच है, दूसरे इंसान की अलग सोच है, ठीक है, तो उनमें सभी में डिफरेंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो द कंपटीशन बिटवीन देम इज द इकोलॉजी इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स। Studies the internal and external factors affecting the environment, aims to understand life processes, distribution, adaptation and biodiversity। तो ये भी आपका मेन पॉइंट है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ये मेरा मेन मकसद था कि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Why is ecology important? वो आप सभी को पता है। मैं आपको स्टार्टिंग में, मेरा स्टार्टिंग वर्ड्स ही ये थे, इकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है इट एनरिचेस आवर वर्ल्ड एंड इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी। It provides new knowledge of the interdependence between people and nature that is vital for food production, maintaining of clean air and water and sustaining biodiversity। देखो ये जो sustaining word है ये अभी ही आया, नया नया वर्ड आया है, नया नया लोगों को पता चला। हाँ, सस्टेन भी करना है हमने, सिर्फ और सिर्फ तरक्की नहीं करनी, पैसा हम ऊपर लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इधर कुछ अच्छे कर्म भी हम कर लें इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। तो ये था कुछ इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं। अब पढ़ते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो इकोलॉजी था, देखो इकोलॉजी इज जस्ट ए स्टडी। हमने किसी चीज की स्टडी करनी है, किसी की इंटरेक्शन की, एक इंसान मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच में जब हम स्टडी करेंगे कि हाँ वो दोनों एक दूसरे को कैसे मदद कर रहे हैं, क्या पता एक एम्प्लॉय हो एक एम्प्लॉयर हो, दोनों के बीच में पता नहीं कितने पैसों का लेन देन है, एंड सो ऑन, ये भी आप इकोलॉजी में कह सकते हो। तो वो आपका आता है इकोलॉजी। लेकिन इकोसिस्टम क्या है? देखो उधर इकोलॉजी था स्टडी, इधर है इकोसिस्टम। इधर हमने सिस्टम की बात करनी है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। देखो इसमें आपने चीज क्या याद रखनी है, इकोसिस्टम में आपने याद रखना है, इट इज ए, पहला पॉइंट आप बुलेट में लिख सकते हो, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये एक फंक्शनल यूनिट है, ये नेचर होना ही होना है, ठीक है। उनके बीच में हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच में, उनके बीच में सिस्टम है। प्लांट्स जो हैं हमें ऑक्सीजन देंगे और जो ह्यूमंस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एंड द प्लांट्स विल टेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इन टर्न दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, है ना। तो वो भी आपका इकोसिस्टम है। हम उसमें क्या करेंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर पढ़ेंगे, उनके बीच में फंक्शन पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद देमसेल्फ, मतलब एक दूसरे का जब इंटरैक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल, और ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। अब बात आती है इकोसिस्टम कॉइन करने वाला कौन इंसान था, दैट इज एजी टेंसले। हमने ऊपर पढ़ा जो इकोसिस्टम इकोलॉजी था दैट इज बाय अर्नेस्ट हैकेल, लेकिन अगर इकोसिस्टम की बात करें दैट इज एजी टेंसले। पहले आपका इकोलॉजी आया, पहले हमने स्टडी की, उसके बाद हमने सिस्टम के बारे में जाना, ठीक है। इट इज जस्ट ए सिस्टम, बस इस वर्ड को याद रखो, ये सिस्टम वो स्टडी है, ठीक है। तो कौन सी में की 1935। तो बात करते हैं इकोसिस्टम के कुछ टाइप, ठीक है। बड़ा मजा आने वाला है, आगे देखो बड़ा मजा आने वाला है। अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, जॉब तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बैठे बिस्तर में एसी लगाया सो गए, जॉब अपने आप सुबह आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे तो जॉब मिलेगी। अभी मैं देखो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, अभी बिना फैन के बैठे ताकि आपको साउंड प्रॉब्लम ना हो,
45 डिग्री हमारे इधर जम्मू की अगर बात करो, रिसेंट अगर बात करो, पसीना ऐसे टपक रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी का कुछ भला हो जाए, मेरे एंड से अगर किसी भी एक इंसान की भी मदद हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब आपके एंड से भी ये रहना चाहिए कि आप इस चैनल को आगे हाई लेवल तक लेके जाओ, नेक्स्ट लेवल तक लेके आओ। तो प्लीज अभी वीडियो को पॉज करके आप जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट करते हैं, तो इकोसिस्टम के टाइप की बात करते हैं। तो कहता है इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज ओएसिस इन द डेजर्ट। जो एक इकोसिस्टम है वो एक छोटा सा भी हो सकता है, एंड एज बिग एज ओशन, एक समुद्र जैसा बड़ा सा भी हो सकता है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है इकोसिस्टम। हाँ, इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर का होता है, इकोसिस्टम 1 किलोमीटर का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, छोटा सा भी इकोसिस्टम हो सकता है, अगर इकोसिस्टम की हम बात करें तो बड़ा सा भी हो सकता है। अब बात होती है इकोसिस्टम के कितने प्रकार हैं। तो इकोसिस्टम 2 प्रकार के हैं, दैट इज योर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। इसके बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन आगे हम सब डिविजन्स भी करेंगे इसी लेक्चर में। टेरेस्ट्रियल आप सभी को पता होगा, लैंड से रिलेटेड है। जो लैंड, आपकी लैंड के जितने भी प्राणी हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग इज ए लैंड एनिमल, तो दैट कम्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सेकेंड चीज हम बात करते हैं लाइन आपका कहां पे रहेगा, लैंड पे, तो दैट इज योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एलिफेंट, दैट इज योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सेकेंड वन इज योर एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके आ जाते हैं पॉन्ड से रिलेटेड, आपके वाटर से रिलेटेड, आपके वाटर बॉडीज जितनी भी होती हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, आपकी रिवर्स, ठीक है, ये जितने भी ओशंस, उधर उस में जो इकोसिस्टम होगा, उसकी जब हम सिस्टम की रीडिंग करेंगे, जब वो पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। मैं आपको बता चुका हूं, आपसे पूछा जा सकता है, इधर से एमसीक्यू आ सकता है, टेरेस्ट्रियल किससे रिलेटेड है, तो लैंड से। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल को भी हमने क्या किया, वेरियस पार्ट्स में बांट दिया। तो वेरियस पार्ट क्या है, फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सेकंड वन इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, थर्ड वन इज टुंड्रा इकोसिस्टम, एंड द फोर्थ वन इज डेजर्ट इकोसिस्टम। तो फर्स्ट वन आपका आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको पता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉरेस्ट में क्या क्या मिलेंगे सर, पेड़ पौधे, झाड़ियां वगैरह मिलेंगी, जंगली जानवर मिलेंगे, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपसे पूछा जा सकता है क्या क्या आ सकता है, सेवरल प्लांट्स, बड़े प्रकार के प्लांट्स मिल सकते हैं, साथ में बड़े प्रकार के जंगली जानवर मिल सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन विद द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो, इनके बारे में ज्यादा हमने पढ़ना नहीं है, ये जो आपका ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम वगैरह आ जाता है, बस आपको मेन चीज पता होना चाहिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, एंड द डेजर्ट इकोसिस्टम। बात होती है फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको ना सबसे पहले पता होना चाहिए फॉरेस्ट किसके लिए क्या मदद करता है, किस चीज में हेल्प करता है। तो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम आप देख सकते हो कि मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और फॉरेस्ट के बारे में तो आपको मेरे हिसाब से 6th स्टैंडर्ड में ही बता दिया होगा, तो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इधर ये नहीं घुसाया, आपको वो भी पूछा जा सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपको इधर से एक बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे, इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स। मतलब ग्रासेस और हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपके प्रेरीज, कहीं पे सवानाज मिलते हैं, कहीं पे हर्ब्स मिलते हैं। ठीक है, वो सब कुछ आपका किसमें आ जाएगा, ग्रासलैंड सिस्टम। आप देख सकते हो टेम्परेट ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड, एंड सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये सब कुछ किसमें आएंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। थर्ड वन आपका आता है टुंड्रा इकोसिस्टम। ठीक है, टुंड्रा इकोसिस्टम क्या है, आर डिवाइड ऑफ ट्रीज एंड आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स। टुंड्रा क्लाइमेट हमने पढ़ा था कहां पे पाया जाता है, दैट इज योर इन, जल्दी से कमेंट सेक्शन, दैट इज लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में पाया जाता है टुंड्रा इकोसिस्टम, आर डिवाइड ऑफ ट्रीज एंड आर फाउंड इन कोल्ड, जहां पे कोल्ड क्लाइमेट्स, बड़ा सा आप कह सकते हो आपका ड्राई क्लाइमेट रहता है, वे रेनफॉल इज स्कार्स, जहां बड़ी कम आप बारिशें पड़ती हैं उन एरियाज में। आर्टिक एंड माउंटेन ट्रॉप्स इज टुंड्रा टाइप। ठीक है, आपका लद्दाख इधर एग्जांपल आ सकते हैं, दे आर कवर्ड विद स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, फोर्थ वन इज योर डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट में आपके आ जाते हैं, आप कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं। ठीक है, डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड। डेजर्ट्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, दीज आर रीजन्स विद लिटिल रेनफॉल, और इधर भी रेनफॉल कम ही होती है। तो ये आपने याद रखना है, दैट इकोसिस्टम में हमने सबसे पहले पढ़ा टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल को भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा एंड डेजर्ट।
अब बात करते हैं एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक पानी से रिलेटेड, ठीक है। इस पानी वाले को भी हमने दो में बांट दिया, एक आपका हो गया ओशेनिक भी बोल सकते हो, मेराइन भी बोल सकते हो, सॉल्टी भी बोल सकते हो, एंड द फर्स्ट वन इज फ्रेश वाटर, जो साफ पानी की जो आपकी वाटर बॉडीज होगी उसे हम डालेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स। लेकिन मैराइन इकोसिस्टम में बात करें तो इसमें ओशन का पानी आता है, सी का, समुद्र का पानी आ जाता है, तो इसे हम बोलेंगे सेलाइन वाटर भी बोल सकते हो। तो ये आपका आता है मैराइन इकोसिस्टम इंक्लूड सीज, ओशन, दे हैव ए मोर सब्सटेंशियल सॉल्ट कंटेंट्स एंड ग्रेटर द बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू द फ्रेशर इकोसिस्टम। तो अगर आपको पता है, अगर आप अपने दिमाग में जल्दी से नेट पे आप सर्च कर सकते हो ग्लोब, तो उधर पानी ही पानी है, अटलांटिक ओशन है, आर्टिक ओशन है, आपका इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, कितने ओशन है, और आपका कितना ज्यादा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ अर्थ का पानी से ही है। लेकिन उसमें से आप सभी को पता होगा 99% तो हमारा सलाइन वाटर है, ठीक है, खारा पानी है, तो वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो नीचे मैंने आपको फ्लो चार्ट भी बना दिया, आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो इजी लर्निंग के लिए। इकोसिस्टम एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, दो पार्ट्स में बांटा है, दैट इज योर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल के दो आगे, इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, आप इधर देख सकते हो टेरेस्ट्रियल के 3 है, वो उधर मैंने टुंड्रा भी डाला था, तो वो भी आप डाल सकते हो, नो इशू, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। आपका फिर आता है फ्रेश वाटर मेराइन। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो क्या आपने लिखना है, फ्रेश वाटर में आपका आता है लैंटिक। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लैंटिक क्या है। लैंटिक मतलब रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी कहां कहां होगा सर, लेक्स में, सर पॉन्ड्स में, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, देखो एक एमसीक्यू अभी मैं बनाता हूं, जल्दी से इसका आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेंटिक, लेंटिक टाइप ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, लेंटिक, लेंटिक टाइप बतानी। आपका पहला आ गया ऑप्शन लेक, ठीक है, दूसरा आपका आ गया आप कह सकते हो रीव्स, सॉरी रिवर्स, स्ट्रीम्स, ठीक है। तो लेंटिक आपने याद रखनी है, लेंटिक में आपकी वो आती है जहां रुका हुआ पानी हो। लेक का आपको पता है पानी रुका हुआ होता है, ठीक है, तो लेक आपका लेंटिक में आ जाता है। लेंटिक का उल्टा आपका हो जाता है लॉटिक। लॉटिक मतलब रनिंग वाटर, रिवर का पानी फ्लो में बह रहा होता है, ठीक है। ओशंस का, स्ट्रीम्स का, वो सब कुछ किसकी एग्जांपल आ गई, लॉटिक। बाकी आपका आता है वेटलैंड्स, वेटलैंड्स में आपके स्वैम्प्स एंड मार्शेस आ गए, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है, पूछा क्या बड़ी बार एग्जाम में आया भी हुआ ये चीज। आगे बढ़ते हैं, तो ये थे कुछ टाइप्स। अब बात होती है कंपोनेंट्स, ठीक है। इकोसिस्टम के टाइप्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं उसके कितने कंपोनेंट्स है। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज योर बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट है एंड एबायोटिक। बायोटिक आप सभी को पता होगा, दैट इज योर लिविंग, एंड द एबायोटिक इज नॉन लिविंग। अब बच्चों को ना, मुझे पता है, मैं भी एज ए स्टूडेंट हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं, तो मुझे भी जो प्रॉब्लम आती है वो आप सभी को भी आती होगी। बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, हाँ एबायोटिक लिविंग था कि नॉन लिविंग था। तो इसको लर्न करने का तरीका क्या है, एबायोटिक, ए लग रहा है इसके साथ, तो जो दूसरा वर्ड होगा ना उसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लग रहा है, दैट इज योर नॉन लिविंग, नॉन एंड ए, ठीक है। नॉन लिविंग इज इक्वल टू एबायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट इज लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू ऑल लाइफ इन द इकोसिस्टम, ठीक है। बायोटिक मतलब हर एक वो इंसान, हर एक वो इकोसिस्टम का पार्ट जो लिविंग है, जो जी रहा है, जो सांस ले रहा है, ठीक है। वो सब कुछ कौन किस में आएगा, बायोटिक कंपोनेंट में। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, बायोटिक कंपोनेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्रोफाइट्स, ठीक है। अगर बायोटिक को हम बांटें तो 3 में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को आप प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हो। ऑटोट्रॉप्स आपको पता होगा कौन कौन से आपके आते हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉप्स की अगर डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन क्या है सर, हमने बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, बस अभी देखो ये बेसिक लेक्चर है, ये मत सोचो कि ये ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, आ भी सकता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, इसके ऊपर आपको 8 to 10 लेक्चर्स बनने वाले हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ना है। अभी बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि जिसका 0 लेवल भी होगा उसे भी आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। और आपने क्या करना है, रोज का लेक्चर देखना है। जब जब मैं आपको प्रोवाइड करूं आपने रोज का ही लेक्चर देखना है। तो प्रोड्यूसर्स क्या हुए, डैट ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो बाकियों पे डिपेंड नहीं है, उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इसकी एग्जांपल आ गई ग्रीन प्लांट्स। सेकेंड वन इज योर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स दैट इज योर हेटेरोट्रॉप्स, जो बाकियों पे डिपेंड है,
जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, उनसे खाना लेते हैं, उनसे खाना छीन लेते हैं, उन्हें मार देते हैं, आप मान सकते हो, तो दैट इज योर कंज्यूमर्स। जैसे कि हम बात करें, हम कौन है? हम कंज्यूमर हैं। हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं। क्या हम अपना खाना खुद बनाते हैं? हाँ जी सर, हम तो किचन में अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या सब्जी नहीं आप बना रहे? सब्जी क्या आपने खुद बनाई? नहीं, सब्जी आप बाहर से लेके आए। बाहर भी जो फार्मर है उसने भी उधर से प्रोडक्शन उसकी की, तो उधर से फिर आपकी खाना, आप कह सकते हो आपकी सब्जी, आपकी जो भी आपकी खा रहे हो वो प्रोड्यूस हुआ, और घर आके तो हमने उसे सिर्फ और सिर्फ पकाया। अब कंज्यूमर भी है, तो कंज्यूमर को भी हमने 3 पार्ट में बांट दिया। देखो 4 भी है इधर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। प्राइमरी कंज्यूमर हो गया सिंपल हर्बीवोरस, ठीक है। क्या हुआ, देखो अभी मैं बताता हूं। तो एक आप सभी को फूड चेन के बारे में पता होगा। फूड चेन, चलो अभी आगे हमने डीप में पढ़ना है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूं। फूड चेन में क्या होता है, देखो आपका सबसे पहले आ जाता है, समझ लो इधर आगे समझ लो फ्लोर, ठीक है। फ्लोर से क्या होगा, जो आपकी बटरफ्लाईज हैं वो उधर से नेक्टर लेंगी, जूसेस लेंगी, ठीक है। बटरफ्लाई आई, फिर बटरफ्लाई के बाद बटरफ्लाई को कौन खा जाएगा? बटरफ्लाई को सर फ्रॉग खाता है, ठीक है। फ्रॉग को कौन खा जाएगा? सर स्नेक खा लेता है। स्नेक को सर कौन खाएगा? हॉक भी आप कह सकते हो, आपका वो ईगल भी खा लेती है, ठीक है। इधर तक ही रखते हैं, ये आपकी फूड चेन हो गया। तो हियर फ्लोर, ठीक है। फ्लोर क्या है? आपका प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद बना रहा था, लेकिन उधर से बेचारी बटरफ्लाई आ गई, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। बटरफ्लाई को बेचारा फ्रॉग खा गया, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक खा गया, तो उसे हम बोलेंगे टेरिटरी कंज्यूमर। अब टेरिटरी के आगे जो आएगा तो उसे हम बोलेंगे दैट इज क्वार्टिनरी कंज्यूमर, दैट इज योर ईगल, ठीक है। इधर से मैं फिर से एक बार बताता हूं, प्राइमरी में आपने मेन चीज याद रखनी है, दे आर हर्बीवोरस। सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी पे डिपेंड है। जितनी देर प्राइमरी नहीं आएगा तब तक सेकेंडरी किसी काम का नहीं है। सेकेंडरी के बाद टेरिटरी, मतलब जितनी देर सेकेंडरी नहीं आएगा टेरिटरी आएगा फिर, ठीक है। सेकेंडरी को खाने वाला कौन है? टेरिटरी। तो आपसे पूछा जा सकता है जो टेरिटरी कंज्यूमर है वो किस पे डिपेंड है, तो आपने बताना है सर दैट दे आर डिपेंड अपॉन सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर आपका आता है क्वार्टिनरी। क्वार्टिनरी इज डिपेंड अपॉन टेरिटरी, तो ये आपके टॉप लेवल भी माने जाते हैं, अगर टॉप लेवल की एनर्जी कंज्यूमर्स भी माने जाते हैं। आगे आपका आता है डीकंपोजर्स, या आप सेप्रोफाइट्स भी बोलते हो। डीकंपोजर्स आपको पता होगा, आपका जब मिट्टी में आप कोई चीज दफना देते हो, कुछ सालों बाद वो गल जाती है, या कहीं भी कोई भी चीज आप डीकंपोज कर देते हो वो गल जाती है, ठीक है। आपके एप्पल के छिलके हैं वो आप डाल देते हो, वो गल जाएंगे। तो वो क्या क्यों गल जाते हैं? क्योंकि उधर डीकंपोजर्स बैठे हुए हैं, उसे खा जाते हैं। तो दैट इज योर फंजाई, बैक्टीरिया, दे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब आपने इसमें जो चीज याद रखनी है, दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। डेड और डिकेइंग जो सड़ रहा होता है उस पे ये आप कह सकते हो फीड अप करते हैं। आपके कोई भी डेड रिमेन्स भी होंगे उसके ऊपर भी फीड अप करेंगे। आपका कोई सड़ रहा होगा कोई भी, उसके ऊपर भी ये फीड अप करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं डीकंपोजर्स। होप सो इतना क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में आ गया नॉन लिविंग। आपके सामने जितना भी, आपके सामने कोई भी चीज पड़ी है जो सांस नहीं ले रही, उसे आप डाल सकते हो एबायोटिक। आपने कपड़े पहने हैं, वो सांस नहीं ले रही, वो आपकी किसमें आ गई? एबायोटिक में। तो इधर कुछ आपके एबायोटिक एग्जांपल आते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, ऑल्टीट्यूड, टर्बिलिटी, ये सब कुछ आपके आगे एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो अब आप नीचे ये फ्लो चार्ट भी देख सकते हो। इकोसिस्टम के अपने 2 कंपोनेंट्स पढ़े, दैट इज एबायोटिक एंड बायोटिक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। कंज्यूमर में भी आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी आगे आप देख सकते हो। तो ये चीज आपने मेन इंपॉर्टेंट थी, ये आप मान सकते हो कि अभी मैंने आपको एक तरह का बेसिक नॉलेज दिया है। आपने जो 8, 9, 10th में पढ़ा हुआ है उसकी नॉलेज दे दिया। अभी आगे हमने बहुत कुछ सीखना है, आपको मैंने बता दिया। इसके ऊपर मिनिमम मैं कह रहा हूं 8, 9 लेक्चर्स बनने वाले हैं। मेरे एंड से तो रहेगा कि आप तक सारा का सारा इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। अब बस आपके एंड से होना चाहिए कि इस लेक्चर को आगे तक पहुंचाया जाए, दोस्तों तक पहुंचाया जाए, ताकि हर एक जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते या कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस में आप सभी को होता है, सभी के हाथ टाइट है, तो उन सब की इस लेक्चर से मदद हो सके। अब देखो गाइस, मैं आपको इधर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब आपका फर्ज बनता है कि मैं प्रॉपर तैयारी करूं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपका फर्ज बनता है कि मैं इसके नोट्स बनाऊं, इसकी प्रॉपर रिवीजन करूं, इसके एमसीक्यूज लगाऊं, एमसीक्यू गूगल पे सर्च करूं, क्योंकि आपकी और हमारी मेहनत मिलके ही आप रंग लाएगी। ये मत सोचो कि मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, आपने एक दिन सुना, काम हो गया। ऐसा नहीं है।
आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। आफ्टर 1 मंथ जब आप कह सकते हो कि आफ्टर 1 मंथ इसे रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर अभी नौकरी नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, बाद में टोकरी लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि आगे जॉब बहुत कम आने वाली है, आप सभी को पता है। जो हमारे इधर आप हमारी जो इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा है, इतना इकोनॉमी हमारी पूरी गिर चुकी है, वो उसके कारण भी आप मान सकते हो। बाकी आप कह सकते हो कंपटीशन बड़ा ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, इतने लोग भी हैं, एक टाइम पे इतने ज्यादा फॉर्म भरते हैं, तो आपको उनसे हटके निकलना पड़ेगा, उनसे अलग कुछ करना पड़ेगा, तब भी आप इसे पा सकोगे। ये मेरी बात पे गांठ मार लो, आपको सबसे हटके वो जो आपका ये झुंड है, ये जो फॉर्म बनने वाला झुंड है, इधर से आपको निकल के इधर आना पड़ेगा, तब जाके ही ये जॉब आपकी होगी। तो आपने अपने एंड से भी कुछ एफर्ट्स लगाने हैं, किसी पे भी आपने कभी डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। तो यही था आज का कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो गाइस आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो आज हमने अपना एनवायरमेंट टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया, उसका वी आर डन विद इट्स पार्ट 1। तो बड़ी देर से आपको मैंने लटकाया हुआ था, अभी हमने रिसेंटली एमसीक्यूज भी कर लिए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन में प्रॉपर प्लेलिस्ट प्रोवाइड है, आप उधर से देख सकते हो। इधर आपको सब कुछ कराया जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जल्द मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, पार्ट 2 के साथ, जहां पे हम बात करेंगे इकोसिस्टम का पार्ट नंबर 2, दैट इज योर फूड चेन्स वगैरह हम उसमें डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट उसके फंक्शनल एरियाज के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं जल्द, अलविदा।